नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एसएससी जीडी एग्ज़ाम के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये सेकंड पार्ट मैं लेके आया हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आपकी परीक्षा की डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी को दोगुना कर देना है ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। शुरुआत करते हैं दोस्तों HW से। कल ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को HW के लिए दिया था, जिसमें आपको आंसर बताना था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी खाली स्थान पर नहीं पहुंच सके। यहाँ पर आपको बताना था कि खाली स्थान में क्या आएगा। आपके ऑप्शन थे निदान, प्रमाण, परिणाम या फिर प्रमाण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, परिणाम। खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सके, यानी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श पुकारा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है दोस्तों लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। दूसरी बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था दोस्तों? मोहम्मद गौरी का। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और इसने क्या करा था? अपनी राजधानी क्या बनाई थी? इसने अपनी राजधानी दोस्तों लाहौर बनाई थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी कुतुब मीनार की नींव। लेकिन दोस्तों इसने क्या किया था? कुतुब मीनार को ये पूरा नहीं बनवा पाया था। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था? तो दोस्तों ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। किसकी याद में? ख्वाजा बख्तियार काकी की। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और कुतुब मीनार को दोस्तों पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, इल्तुतमिश ने। और कई बार दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल किसने बनवाई थी? तो फिर आपको आंसर करना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों क्या बनवाया था? इसकी चौथी और पांचवी मंजिल बनवाई थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ने और क्या क्या बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ने अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर दोस्तों ये मर गया था। आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसका दफनाया कहाँ गया था? तो इसे इसकी राजधानी लाहौर में गया था। आपको नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन में मैंने आपके कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर से दोस्तों कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? आपके ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर योजना आयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दोस्तों राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। यदि बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की, तो दोस्तों 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है?
आपके ऑप्शन है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम या फिर संन्यास आश्रम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, ब्रह्मचर्य आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 112। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 72 में निहित है। अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के क्षमादान कैसे कैसे करता है। यदि दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद 56 की, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि की बात करी गई है। क्या बात करी गई है दोस्तों? राष्ट्रपति के पदावधि की, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि हम बात करें राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद 123 की, तो अनुच्छेद 123 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद 112 की, तो अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति क्या करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करता है संसद में। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है दोस्तों? बजट होता है। इसको हम लोग दोस्तों बजट कहते हैं, लेकिन इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है त्रिस्तरीय पंचायत, 2 स्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति किस पर आधारित थी। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, तो आपको याद रख लेना है 1957 ईस्वी में दोस्तों ये आई थी। और क्या क्या था? ग्राम था इसमें, खंड था इसमें, और क्या था? जिला था इसमें। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। आपके ऑप्शन है डायबिटीज, बेरी एनीमिया, कैंसर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, डायबिटीज। डायबिटीज हो जाता है दोस्तों कैसे? पैक्रियाज में जब दोस्तों इंसुलिन पहुँचता है, कम पहुँचता है। पैक्रियाज में जब इंसुलिन कम पहुँचता है, तो हमारे ब्लड में दोस्तों क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसके कारण हमें डायबिटीज हो जाता है। आजकल की भाषा में दोस्तों शुगर बोला जाता है। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। इंसुलिन क्या है दोस्तों? एक तरह का हार्मोन है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में फर्स्ट स्थान पर है। यदि दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, यहाँ पर राज्य की जगह आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, तो आपको क्या करना है? चंडीगढ़ पे टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किस राजनीतिज्ञ को मिला है? आपके ऑप्शन है सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है जापान, चीन, भारत या फिर अमेरिका। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाता है, भारत। भारत में दोस्तों सिंगलीला नेशनल पार्क स्थित है। अभी तक दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल्लू मनाली कहाँ का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है? सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। दोस्तों कुल्लू मनाली हिल स्टेशन जहाँ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कुल्लू मनाली स्थित है। यदि और बात करें हम दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हिल स्टेशन है, तो आपको याद कर लेना, मैक्लोडगंज। कौन सा? मैक्लोडगंज। दूसरी बात करें कसोल, ठीक है दोस्तों, कसोल है। और कौन सा? डलहौजी है, डलहौजी। और ये कौन सा है दोस्तों? धर्मशाला है। आपको ये सारे नोट डाउन कर लेने, ये सभी हिल स्टेशन है। और कौन सा है दोस्तों? शिमला है।
कई बार आपने सुना होगा शिमला घूमने जाते हैं, तो दोस्तों शिमला भी एक हिल स्टेशन है। और कौन सा, एक आपका कुल्लू मनाली हो गया। यदि दोस्तों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दो हैं, एक है पासीघाट और दूसरा आपका बॉमडिला। आपको नोट डाउन ये भी कर लेना है, बॉमडिला भी है। यदि दोस्तों हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में कौन कौन से हिल स्टेशन है, रानी खेत है दोस्तों, आपको नोट डाउन कर लेना है, मसूरी है दोस्तों, और है कौन सा, नैनीताल है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और कौन सा है दोस्तों, अल्मोड़ा है। कौन सा है, अल्मोड़ा है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में यदि हिल स्टेशन की पूछ ले, तो आपको दो हिल स्टेशन याद रखने हैं, कलिम्पोंग, कौन सा दोस्तों, कलिम्पोंग, और कौन सा, दार्जिलिंग। ये दो हिल स्टेशन आपके कहाँ पर पड़ जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पड़ जाते हैं, आपको इनको नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों एक आपका हिल स्टेशन सिक्किम में पड़ जाता है, कौन सा, पोलिंग। पोलिंग हिल स्टेशन दोस्तों कहाँ पर है, सिक्किम में। तो आपको ये हिल स्टेशन भी याद कर लेने हैं। यदि कुल्लू मनाली की बात करी गई है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर उड़ीसा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है कि कौन सा राज्य दोस्तों बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उड़ीसा है दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। यदि भारत की मैं बात करूं, तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों जो तटीय सीमा बनाते हैं, जो तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य में से कौन कौन से हैं दोस्तों, आपके 5 राज्य जो हैं उसमें किस में बनाते हैं, पश्चिमी की तरफ हैं, जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं अरब सागर से सीमा बनाने वाले, पहले नंबर पर आपका आ जाता है गुजरात, और दूसरे नंबर पर आपका क्या आ जाता है, महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है दोस्तों, गोवा आ जाता है, चौथे नंबर पर क्या आ जाता है आपका, कर्नाटक आ जाता है। आपको नोट डाउन करते चलना है दोस्तों साथ साथ, कर्नाटक आ जाता है। और 5वें नंबर पर कौन सा है, केरल आ जाता है। तो ये 5 राज्य हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं, तो ये 5 राज्य पश्चिम की तरफ हैं जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं। यदि बंगाल की खाड़ी से बात करूँ, तो 4 राज्य दोस्तों बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं 4 राज्य, आपका तमिलनाडु है, आपको नोट डाउन करते चलना है दोस्तों, तमिलनाडु है। कौन कौन सा है, दूसरा है आंध्र प्रदेश है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तीसरा बात करूं मैं, तीसरा कौन सा, उड़ीसा है। और चौथा आपका कौन सा हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है। आपको नोट डाउन कर लेना है। ये 9 राज्य हैं दोस्तों, कौन कौन से 9 राज्य हैं, ये जो सीमा बनाते हैं। 5 हमारे अरब सागर से सीमा बनाते हैं और 4 हमारे बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। यदि दोस्तों हम केंद्र प्रशासित प्रदेश की बात करें, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, आपका एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरा आपका लक्षद्वीप है, कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप है। तीसरा आपका पुदुचेरी है, आपको तुरंत ही नोट डाउन कर लेना है दोस्तों। चौथा है आपका दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। दोस्तों ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा बनाते हैं। यदि राज्यों की बात करें, तो सबसे बड़ी सीमा किसकी है, सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है, गुजरात की है। कितनी है दोस्तों, 1214 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी है दोस्तों, राज्यों की बात करें तो गोवा आपको याद कर लेना है। गोवा की कितनी है दोस्तों, 102 किलोमीटर है। सबसे कम तटीय सीमा इसी की है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, सबसे अधिक किसकी तटीय सीमा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। कितनी है दोस्तों, 1900 किलोमीटर है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और कम किसकी पूछ लें, तो दादर नगर हवेली की है दोस्तों, कितनी है, 42 किलोमीटर है। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है या फिर किसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है, और आपके ऑप्शन में गुजरात भी हो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हो, तो दोस्तों आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे टिक करना है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1900 किलोमीटर है, जबकि गुजरात की दोस्तों 1214 किलोमीटर ही है। लेकिन गुजरात की सबसे लंबी क्यों है, क्योंकि ये राज्य की अगर बात करें तो आपको गुजरात टिक करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत करी है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, तमिलनाडु। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाता है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय है।
ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 19 फरवरी को हुई थी दोस्तों। 19 फरवरी 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका पहले क्या नाम था, इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग था, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यदि हम दोस्तों बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है, विजय सांपला। कौन है दोस्तों, विजय सांपला है। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष की, तो अरुण हालधर। कौन है दोस्तों, अरुण हालधर। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यदि हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो दोस्तों आर्टिकल 338 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 338 में इसका वर्णन किया गया है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करूं, तो वो दोस्तों किस में मिल जाता है, आर्टिकल 338 का में दोस्तों उसका वर्णन मिल जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। कौन थे दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है कल्याण चौबे, जुल्फिकार हसन, दिनकर गुप्ता या फिर नितिन गुप्ता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाता है, जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन को दोस्तों अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यदि दोस्तों कल्याण चौबे की बात करें, तो कल्याण चौबे कौन है दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। यदि दिनकर गुप्ता की बात कर लें, तो आपको नोट डाउन कर लेना है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दोस्तों कौन है, महानिदेशक हैं। और यदि दोस्तों नितिन गुप्ता की बात करें, तो आपको नोट डाउन कर लेना है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कौन है दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, CaCO3 दोस्तों किसका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। इसे रासायनिक भाषा में क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों ये, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। आपके ऑप्शन है ब्यूटेन, एथेन, एसिटिलीन, मैथेन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है तबला के आविष्कार में, सरोद के आविष्कार में, शहनाई के आविष्कार में या फिर सितार के आविष्कार में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, सितार के आविष्कार के रूप में अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। यदि दोस्तों बात करें अमीर खुसरो की, तो इसे क्या बोला जाता था, हिंद का तोता बोला जाता था। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। आपके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या फिर भारत शासन अधिनियम 1858। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, चार्टर एक्ट 1813 में दोस्तों ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। आपके ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, अंडमान सागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। यदि दोस्तों 9 डिग्री चैनल की बात कर ले, तो आपको नोट डाउन कर लेना है, लक्षद्वीप मिनिकॉय से अलग होता है। किससे अलग होता है, लक्षद्वीप मिनिकॉय से अलग होता है। आपको नोट डाउन कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और दोस्तों 8 डिग्री चैनल की हम बात करें, तो 8 डिग्री चैनल से कौन कौन अलग होते हैं, लक्षद्वीप दोस्तों मालदीव से अलग होता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है। आपके ऑप्शन है चाणक्य, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी या फिर इंदिरा गांधी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों आपका हिंदी स्टार्ट हो जाता है। मैं हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन साथ में
लाता हूँ ताकि आपकी हिंदी की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए एक बार दोस्तों हिंदी का जल्दी जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट में आपको ध्यान से बताना है कि आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं, 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। और दोस्तों जो होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ उसका दोस्तों जरूर से आपको कमेंट करके आंसर बता देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का सेशन और देखते हैं आज का हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है अर्जित, व्यन, अमृत या फिर अनर्थ। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, व्यन। अर्जन शब्द का व्यन हो जाता है। कई बार दोस्तों अर्जन का दोस्तों वर्जन लिखा होता है तो आपको भूलना नहीं है दोस्तों, अर्जन का दोस्तों वर्जन भी होता है और व्यन भी होता है। यदि दोस्तों हम बात करें अर्जित का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रहित होता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। अमृत का दोस्तों क्या होता है? विष होता है। और अनर्थ का दोस्तों क्या होता है? अर्थ। अर्थ का दोस्तों क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है? अनुराग, विराग, कटु, मधुर, उन्नत, उन्नति, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, उन्नत उन्नति नहीं होता है। यहाँ पर अनुराग विराग सही जुड़ा हुआ है, कटु मधु भी सही जुड़ा हुआ है, अल्पज्ञ बहुज्ञ भी जुड़ा हुआ है। उन्नत का क्या हो जाता है दोस्तों? अवनत हो जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जिसके बराबर कोई ना हो। आपके ऑप्शन है विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, अनुपम। जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहा जाता है। यदि दोस्तों हम विलक्षण की बात करें तो अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला, क्या दोस्तों? अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला उसको कहा जाता है विलक्षण। और जो साधारण ना हो वो असाधारण होता है। और यहाँ पर दोस्तों लोकातीत असाधारण का पर्यायवाची शब्द होता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनो। यानी पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? बी सही हो जाता है दोस्तों, ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। यदि आपसे दोस्तों पूर्व और दक्षिण की पूछ ले तो पूर्व और दक्षिण की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि दक्षिण और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं तो आपको नैऋत्य बोला जाता है, नैऋत्य बोला जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर और पश्चिम दिशा को क्या बोला जाता है तो वायव्य बोला जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आंख का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन है लोचन, पावक, वसन या फिर प्रभा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, आंख का पर्यायवाची शब्द है लोचन। यदि आंख की और बात करें तो दोस्तों चक्षु भी होता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नयन होता है और कौन सा होता है? दृग होता है, नेत्र होता है और दोस्तों क्या होता है? अक्षी होता है। कई सारे आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यदि दोस्तों हम पावक आग की बात कर रहे हैं तो ये आग का पर्यायवाची होता है। इसका और भी क्या होता है? अनल होता है दोस्तों, आग होता है दोस्तों। और कौन सा होता है? धूमकेतु होता है। आपको ये सारे नोट डाउन करते चलना है दोस्तों। और जात देव होता है। कई सारे दोस्तों आग के पर्यायवाची भी होते हैं। यदि वसन की पूछ ले तो वसन किसका है दोस्तों? कपड़ा का है। किसका पर्यायवाची है? कपड़ा का है। इसका कपड़ा होता है, चीर होता है। और कौन सा होता है दोस्तों? पट होता है और अंबर होता है। पट होता है दोस्तों, ये अंबर होता है। और क्या होता है? वस्त्र होता है। तो ये सभी कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। यदि दोस्तों प्रभा की बात कर लें तो प्रभा का क्या होता है? चमक होता है। क्या होता है दोस्तों? चमक होता है, ज्योति होता है। और क्या होता है? शोभा होता है। और क्या होता है? छवि होता है। आपको ये सारे नोट डाउन करते चलना है दोस्तों, एग्जाम में ये सभी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इनमें से शुद्धवर्तनी कौन सी है? शुद्धवर्तनी में कौन सा वर्ड लिखा गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, ज्योत्सना दोस्तों शुद्धवर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना या फिर मुसीबत पर मुसीबत आना। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिए और चैनल को दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका खराद पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है?
आपके ऑप्शन है शत्रु के आमने सामने आना, कठिनाई में पड़ना, जांच में आना या सच्चाई का सामना करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाता है खराद पर चढ़ने का, ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, जांच में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को खाली स्थान एक देना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपके ऑप्शन है दिशा, पुष्टि, मार्ग या फिर दृढ़ता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, दिशा। विचार तो सबके भीतर होते हैं लेकिन उन विचारों को एक दिशा देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या फिर विरक्त। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों? अनुरक्त का विलोम शब्द होता है ऑप्शन डी आपका विरक्त। नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों अनुरक्ति पूछे तब आपको विरक्ति बताना है। अनुरक्ति का क्या हो जाता है? विरक्ति होता है। और अनर्थ का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अनर्थ का क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से उधर्व शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करें। कौन सा हो जाएगा? उधर्व का अधय होगा, अंत होगा, पुष्ट होगा या क्षणिक होगा। तो यहाँ पर उधर्व शब्द का विलोम शब्द दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाता है, अधय होता है। ठीक है। क्षणिक का क्या होता है दोस्तों? शाश्वत होता है। आपको नोट डाउन कर लेना है। क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत होता है। अंत का क्या होता है दोस्तों? आदि होता है। आदि का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है अनुगत, पिछलग्गू, पिछल या फिर आगत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, अनुगत। पीछे चलने वाले को अनुगत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आसक्ति शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है अनुराग, प्रिय, हुताशन या फिर जन्मदात्री। तो आसक्ति शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाता है, अनुराग। अनुराग माने क्या होता है दोस्तों? प्रेम। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा केसरी का पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन है मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग या फिर अनंग। कौन सा सही हो जाता है दोस्तों केसरी का पर्यायवाची शब्द? ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, मृगेंद्र। यदि भुजंग की बात करें तो भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द है? सर्प का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग की बात करें, तुरंग किसका है? घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। और अनंग किसका है दोस्तों? नागदेव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है तिरस्कार, अहंकार, गर्व या फिर स्वाभिमान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सम्मान व्यक्ति खालिस्तान की व्यथा नहीं जान सकता। आपके ऑप्शन है आसन्न, विपन्न, निष्पन्न या फिर विष्पन्न। कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, विपन्न। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। आपके ऑप्शन है परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी या फिर पराधीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे परोपजीवी कहा जाता है। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित या फिर स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? अधिनियम, नियम या फिर विनिमय या फिर अध्यादेश। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। यह मेरा पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बाघ और बकरी घाट पर पानी पीती हैं, उसका आंसू बह गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए HW है। और 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं आपको ये भी कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको SSC GD से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।